गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने बात की थी दीर्घ आगो वगैरह की और कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी, जैसे कि आबद्ध कोण क्या है, आबद्ध एंथैल्पी क्या है, आबद्ध लंबाई, इन सब की। आज हमारा टॉपिक है क्लास हमारी 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक हमारा है सहसंयोजी आबद्ध में आयनिक गुण। तो इसका मतलब आपको टॉपिक देख के समझ में आ ही रहा है कि सहसंयोजी आबद्ध है कोई, और इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सहसंयोजी आबद्ध क्या होता है। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि सहसंयोजी आबद्ध क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया कि आयनिक आबद्ध क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया उप सहसंयोजी आबद्ध क्या होता है। तो इसके बारे में आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, ये चीज फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। तो ये जो सहसंयोजी आबद्ध है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी आबद्ध कहते हैं। इस सहसंयोजी आबद्ध के अंदर आयनिक गुण, इसका मतलब हुआ कि आबद्ध तो सहसंयोजी है लेकिन उसमें कुछ गुण जो है आयनिक है। तो वो आयनिक गुण कैसे आ गए, कैसे वो आयनिक गुण उसके अंदर आए हैं, वो आयनिक गुण प्रदर्शित क्यों कर रहा है जबकि वो तो सहसंयोजी आबद्ध है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जो समान परमाणु वाले जो अणु होते हैं, समान परमाणु वाले अणु जैसे कि H2 O2 डबल बॉन्ड बनता है, N2 ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N और N। तो यहाँ पे भी दोनों परमाणु समान है, यहाँ पे भी दोनों परमाणु समान है, यहाँ पे भी दोनों परमाणु समान है, अर्थात इस दोनों की विद्युत ऋणता समान है, इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है, इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है। विद्युत ऋणता क्या होती है ये आप जानते हैं, सहसंयोजी आबद्ध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इसको सहसंयोजी आबद्ध के इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी आबद्ध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता। सहसंयोजी आबद्ध के इलेक्ट्रॉन जैसे ये है और कोई परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को जो साझेदार परमाणु है वो क्या करे, इनको अपनी ओर आकर्षित करे, तो उसे विद्युत ऋणता कहते हैं। और हम जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी के अंदर विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो अब यहाँ पे तो दोनों की विद्युत ऋणता सेम है, तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, दोनों के बीच में बराबर साझेदारी से कोण बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता समान है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। यहाँ पे भी साझेदार इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। ऐसा इनके अंदर है क्योंकि ये अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है ये सब। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो 100% सहसंयोजी आबद्ध है। लेकिन जब परमाणु असमान होते हैं, जब परमाणु असमान होते हैं तब कोई भी सहसंयोजक आबद्ध 100% सहसंयोजी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ गुण आयनिक आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ध्रुवीय अणु का उदाहरण दूंगा जिसमें असमान परमाणु हैं, जैसे कि H, F, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे एक परमाणु हाइड्रोजन है और दूसरा परमाणु फ्लोरीन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और सहसंयोजक आबद्ध बना लिया। इस आबद्ध के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब ये सहसंयोजी आबद्ध है होने को तो, लेकिन ये 100% सहसंयोजी गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें कुछ गुण जो है आयनिक आबद्ध के हैं, तो वो कुछ गुण आयनिक आबद्ध के कैसे आए इसकी बात करते हैं। मैं इसी वजह से आपको ये चीज बताई है मैंने पहले, ताकि आपको ये आयनिक आबद्ध का बारे में पता चले कि आयनिक आबद्ध के गुण कैसे आ जाते हैं। तो विद्युत ऋणता जो होती है, देखो अगर इन दोनों की बात करें, हम इन दोनों परमाणुओं की अगर बात करें तो इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। किसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये क्या करेगा, ये जो
सहसंयोजक आबंध बना हुआ है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी ये अपनी ओर आकर्षित करेगा थोड़ा सा, पूरी तरह तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब ये इसको आकर्षित करेगा तो इस पे आंशिक नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इस पे आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। इधर खींचिए आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए थोड़ा सा ये ध्रुवीय बढ़ गया, ये अणु जो है ध्रुवीय अणु बढ़ गया क्योंकि इसमें आंशिक ऋणावेश आ गया और इसमें आंशिक धनावेश आ गया। तो सहसंयोजी आबंध के अंदर इस प्रकार से आयनिक गुण आ जाते हैं, आयनिक गुण आ जाते हैं विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण। आपसे कोई पूछ ले, अगर सिंपली ऐसे पूछे कि सहसंयोजी आबंध के अंदर आयनिक गुण क्यों आता है, तो आप बताओगे कि जब दो असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजी आबंध बन रहा है तो उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण कुछ आयनिक गुण आ जाता है। उदाहरण देख लिया यहाँ पे, यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसके कारण से ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन तो इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसमें आंशिक विद्युत ऋणावेश और इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण से ये आयनिक गुण प्रदर्शित करने लगता है, कुछ आयनिक गुण प्रदर्शित करने लगता है। हाँ देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा है फायंस नियम। ये फायंस नियम हमें ये बताता है कि किस प्रकार से आयनिक यौगिक के अंदर सहसंयोजी गुण आते हैं। जैसे अभी अभी हमने बात की कि सहसंयोजी बंध के अंदर आयनिक गुण आते हैं, तो क्या उसी प्रकार से आयनिक बंध के अंदर सहसंयोजी गुण आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। आयनिक बंध में भी कुछ सहसंयोजी गुण आते हैं और वो हम इस फायंस नियम से समझेंगे। फायंस नियम हमें यही बताता है कि किस प्रकार से आयनिक यौगिक के अंदर सहसंयोजी आते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हम जानते हैं आयनिक यौगिक कब बनता है। आयनिक यौगिक हमने बनाया था, ध्यान हो तो आपको जब आयनिक बंध बनाया था कि धनायन प्लस ऋणायन दोनों के मध्य आकर्षण होता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसके बीच जो बंध बढ़ता है, आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। अर्थात यहाँ पे धनायन और ऋणायन और हम जानते हैं चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि धनायन का आकार छोटा होता है अपने जनक परमाणु से और ऋणायन का आकार बड़ा होता है अपने जनक परमाणु से, क्योंकि धनायन एक इलेक्ट्रॉन धनायन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जिसकी वजह से प्रभावी नाभिक का आवेश ज्यादा हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है, जबकि ऋणायन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनता है, जिसके कारण से प्रभावी नाभिक का आवेश थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और आकार बड़ा हो जाता है। तो वी नो दैट कि केटायन का जो साइज है वो छोटा होता है। केटायन का साइज जो है छोटा है। मैं केटायन बना रहा हूं, केटायन का मतलब धनायन बना रहा हूं, धनायन, ठीक है। और एनायन का ये कोई धनायन आयन है, ठीक है, उसका साइज है ये। और एनायन जो है ये इसका नाभिक है। एनायन का नाभिक तो आप प्लस से दिखाओगे, यहाँ पे नाभिक प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका साइज बड़ा होता है ऋणायन, ठीक है, ऋणायन। अब क्या होता है देखिए इस ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां फैले हुए थे। मैं आपको बस बता दूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इधर उधर फैले हुए हैं, नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसका साइज छोटा है। अब देखिए ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इससे ज्यादा खींचेगा, ठीक है, और अभी ये दूर है। जब ये ऋणायन और धनायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं? पास आते हैं। जब ये पास आते हैं एक दूसरे के तो होता क्या है? जब ये पास आते हैं तो ये जो धनायन है इसके पास जब आता है, ये ऋणायन के पास जब ये आता है, ये ऋणायन है, ऋणायन और ये धनायन, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं ये वाले, इन इलेक्ट्रॉनों को इसका प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल क्या है? ज्यादा, तभी तो इसका साइज कम हो गया धनायन का। तो ये आकर्षण बल इसके इलेक्ट्रॉन पे भी लगने लगता है क्योंकि ये इसके पास आ जाते हैं। जैसे चुंबक के पास लोहे को लेके आता है, दूर होता है तो आकर्षित नहीं होता, लेकिन अगर उस चुंबक के पास लोहे का टुकड़ा पास लेके आएंगे तो खींच कर चला आता है। वैसे ही जब ऋणायन इसके पास आता है धनायन के पास, तो ये धनायन क्या करता है? इसके जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यूं इसकी तरफ आ जाते हैं,
ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से इधर वाले इधर खींचे चले आते हैं थोड़े से। जब वो इधर खींचे चले आते हैं तो मतलब कि दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, अर्थात दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब यूं कह सकते हैं अपन, कुछ इससे आगे अपन यहां बना देते हैं, ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये इसका नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पे हो गया, यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया, अर्थात दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो वो दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं दोनों नाभिकों के बीच में, ये एक तरह से क्या है, साझेदार की तरह काम कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में आ गए तो साझेदार से बन गए ना थोड़े थोड़े। वैसे तो ये दलायन है, ये ऋणायन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण या बीच में आने के कारण थोड़े से सहसंयोजी गुण आ गए उसमें। इस इलेक्ट्रॉन जैसे साझा कर रहे हो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रतीत होने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फायांस नियम बताता है कि ऋणायन जो आयनिक बंध होता है, धनायन ऋणायन से बनता है जो आयनिक बंध, उसके अंदर सहसंयोजी गुण आ जाते हैं। कुछ सहसंयोजी गुण उसमें इस प्रकार से आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयनिक विभव। ये एक छोटा सा टॉपिक है आयनिक विभव, इसकी परिभाषा और क्या उसके ऊपर है। आयनिक विभव क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आयनिक विभव है, आयनिक विभव को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई का सिंबल है, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। और आयनिक विभव क्या होता है कि जो धनायन होती है, धनायन पर आवेश और धनायन की जो त्रिज्या है, धनायन का जो आकार है, साइज है धनायन का, धनायन की त्रिज्या से आकार को रिप्रेजेंट करते हैं आयन या परमाणु का। तो धनायन पर जो आवेश है वो और धनायन की जो त्रिज्या वो, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही आयनिक विभव कहा जाता है। मान लीजिए जैसे ये है Ca+2, तो इस पे धनायन है, इस धनायन पे चार्ज कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। और इस कैल्शियम का, ये जो कैल्शियम आयन है, इस कैल्शियम आयन का जो साइज होगा वो साइज आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका भाग इसमें लगाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आयनिक विभव हो जाएगा। अर्थात आयनिक विभव जो है धनायन और धनायन की त्रिज्या, इन दोनों का अनुपात होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यानी कि अब हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि अणुओं की आकृति कैसे पता चलती है, अणुओं की आकृति कैसे बनती है, क्या चीज है, कैसे डिसाइड होती है अणुओं की आकृतियां। तो ये सिद्धांत इसी बारे में बात करता है। ये सिद्धांत बेस है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नाम में आपको पता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जो संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे आधारित है। इस पूरे सिद्धांत का नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, उस बेस पे आकृति यहाँ पे डिसाइड होगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसलिए इसको शॉर्ट में VSEPR सिद्धांत भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे सिद्धांत दिया किसने, तो ये सिद्धांत दिया था सेजविक और पॉवेल ने 1940 के अंदर, और फिर 1957 में इस सिद्धांत को थोड़ी और अच्छे से विकसित किया और अच्छे से व्याख्या की नाइहोम और गिलेस्पी ने 1957 में इसको और ज्यादा डेवलप किया। इस सिद्धांत की अगर कुछ बातों की बात करें कि क्या क्या मुख्य बातें हैं उनकी बात करें तो देखिए, अणु की जो आकृति होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। जो भी अणु की आकृति बनेगी वो उस अणु के अंदर उपस्थित लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करेगी, उनकी संख्या पर निर्भर करती है। देखिए लोन पेयर आप जानते हैं, आबंध बनाने के बाद में शेष जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन काम आए हैं, जो बॉन्ड आबंध बना हुआ है उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन दोनों की संख्याओं पर, इन इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करती है अणु की आकृति। वो हम बात करें
आकृतियां बनाएंगे उस समय की किस प्रकार से अणु की आकृति जो है इनसे प्रभावित होती है, इन पे डिपेंड करती है। सेकंड जो इस मुख्य बात है वो ये है कि केंद्रीय परमाणु, अणु के अंदर जो केंद्रीय परमाणु होगा उस केंद्रीय परमाणु पर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो तो हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात कि बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लोन पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन सवाल ये है कि किसमें ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा और किसमें प्रतिकर्षण कम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि लोन पेयर के बीच में भी जो है प्रतिकर्षण लगता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण लगेगा एंड बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो ज्यादा किसमें लगता है, लोन पेयर जो प्रतिकर्षण लगता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है और बॉन्ड पेयर उससे कम प्रतिकर्षण होता है। तो इसी कुछ चीज को आप ध्यान रखना क्योंकि इसी बेस पे हम जो है अणु की आकृति डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट जो इस सिद्धांत की मुख्य बात है वो ये है कि अणु की आकृति में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सम्मिलित नहीं करते हैं। जब अणु की आकृति हम बनाएंगे, लाइन खींचेंगे जैसे बनाया अगर अणु की आकृति, तो जो लोन पेयर होगा उसको हम अणु की आकृति में शामिल नहीं करेंगे। केवल इस सिद्धांत के अनुसार केवल जो बॉन्ड पेयर है उन्हीं को अणु की आकृति में शामिल किया जाएगा। और अगली बात है, केंद्रीय परमाणु पर यदि एक समान परमाणु जुड़े हुए हैं, केंद्रीय जो सेंटर का जो केंद्र परमाणु है उससे जुड़े हुए जो एक समान परमाणु अगर है तो उनमें प्रतिकर्षण भी एक समान लगेगा। जैसे एक एग्जांपल में आपको बताऊं, BF3। अब यहाँ पे केंद्रीय परमाणु दो हो गया और इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हैं और तीनों फ्लोरीन क्या है, सेम है। फ्लोरीन के परमाणु में तीनों के तीनों फ्लोरीन के परमाणु है, तो ये परमाणु तीनों के तीनों क्या है, सेम है जो इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो इनके मध्य ये जो प्रतिकर्षण लग रहा है आपस में, ये क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो बराबर लगेगा तो इसका मतलब ये जो कोण बढ़ेगा, आपस में कोण बढ़ेगा वो भी बराबर होगा। तो इसी प्रकार से ये अणु की आकृतियां बनती हैं जो रेखीय, त्रिभुजीय, पिरामिडीय, चतुष्फलकीय होती हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम की आकृतियों की आकृतियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार किस अणु के अंदर कौन सी आकृति पाई जाती है। तो मैं सबसे पहले आकृति ले रहा हूं, वो ले रहा हूं रेखीय आकृति। जैसा कि नाम से आपको पता है कि रेखा एक सीधी लाइन बनेगी इसमें। इसके पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि BeCl2 है, ये भी रेखीय आकृति बनाता है BeCl2। इसके अलावा HgCl2 है, BeH2 है, HgCl2 है, BeH2 है। इन सभी रेखीय आकृति पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिलियम केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पे मरकरी केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पे बेरिलियम केंद्रीय परमाणु है। तो देखिए जब इसकी आकृति बना, कोई लोन पेयर नहीं है बिकॉज़ बेरिलियम पे कितने नंबर पे आता है, बेरिलियम आता है। मैं इन तीनों में से एक एग्जांपल ले रहा हूं, BeCl2, इसको दिखाने के लिए इसकी आकृति कैसे बनती है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में भी 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोष के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने साझा करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, अर्थात इस केंद्रीय परमाणु का कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर का तो यहाँ पे कोई डंडा नहीं है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड पेयर है और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जितना हो सकता है उतना ये आकर्षित करेंगे। भाई इतना में इन्होंने यहाँ से मान लो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, इन्होंने आकर्षित करा एक दूसरे को आकर्षित करते करते यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद में अब यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि इधर से तो फिर आकर्षण लग रहा है ना, वापस इधर से लगने लग जाएगा। तो इस पोजीशन पे आके स्टेबल हो गए, यहाँ पे आके रुक गए, यानी अब इधर आकर्षण जो लग रहा था वही आकर्षण इधर लग रहा है, जिसकी वजह से नीचे नहीं आ सकते ना ऊपर जा सकते। इस पोजीशन में आके रुक गए। तो फिर इस अणु की आकृति क्या होगी, ये होगी ऐसे एक रेखा के समान। तो रेखीय आकृति होगी। कोण आपको पता चल ही रहा है, रेखीय आकृति के अंदर 180 डिग्री का कोण होता है। आगे बात समझे। चलो नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं। अगली आकृति सेकंड नंबर, ये आकृति है हमारी त्रिकोणमितीय समतल। त्रिकोणमितीय समतल है दूसरा नंबर।
त्रिकोणमितीय समतल, अर्थात त्रिकोण संरचना बनेगी, त्रिभुज की तरह संरचना बनेगी और समतल होगा त्रिभुज। समतल त्रिभुज होता है, एक कोण होता है, गणित में पढ़ते होंगे लोग, ठीक है ना। वो कोण भी त्रिभुज ही होता है होने को तो, लेकिन फूला हुआ सा रहता है, मोटा रहता है, समतल नहीं होता वो। एक त्रिभुज ऐसे फ्लैट बनाया अपन त्रिभुज से, तो ये समतल त्रिभुज बनता है, कोणीय समतल। तो कोणीय समतल त्रिभुज के अंदर जो अगर एग्जांपल की हम बात करें तो कोणीय समतल त्रिभुज के अंदर एग्जांपल लीजिए आप 180 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण है और तो ये इसके एग्जांपल है त्रिकोणमितीय समतल में BF3, BCL3, ALCL3। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ALCL3 जो है किस प्रकार से त्रिकोणमितीय समतल आकृति इसमें बनती है। एल्यूमिनियम में Al एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम हम जानते हैं 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 13 पे। हाथ लगे रख सकते 2 इलेक्ट्रॉन 8 3 72 कोष में यानी 74 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 Cl के साथ बॉन्ड बना लेंगे, Al Cl Cl और Cl। कोई लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर का कोई प्रतिकर्षण लगेगा नहीं, लेकिन ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए इस पोजीशन में आके रुक जाएंगे, क्योंकि अब ये इससे नीचे नहीं जा सकता, इधर से ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इधर से ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर से ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए इस पोजीशन में आके ये रुक जाएंगे। तो इनके बीच में जो देखो समान परमाणु है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, समान परमाणु है, तो प्रतिकर्षण जो लगेगा वो भी एक समान लगेगा, अर्थात जो कोण बनेगा वो बनेगा इसमें 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो 120 डिग्री का कोण बनना इसमें, ठीक है। अब अगर इसकी आकृति की बात करें तो त्रिकोणीय समतल, देखो इनको मिला हुआ, ये लीजिए, ये बन गया त्रिकोणीय समतल। ये त्रिकोणीय समतल आकृति बनी नहीं है, आपको दिख रही होगी साफ साफ पढ़ो के अंदर। मैं मोटा बना देता हूं मैं कि आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाए। त्रिकोणीय समतल आकृति इसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं 3 नंबर चतुष्फलकीय समतल, चतुष्फलकीय समतल आकृति। इसमें चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, तीन नंबर हमारा है चतुष्फलकीय समतल। चतुष्फलकीय समतल एग्जांपल है इसमें CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसके अलावा है CCl4 है, NH4 प्लस हो सकता है, SiCl4 हो सकता है, तो CCl4 है कार्बन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, SiCl4 है, NH4 प्लस अमोनियम आयन है, ये भी इसमें आता है चतुष्फलकीय समतल के अंदर। तो इसमें हम मीथेन का ले लेते हैं, छोटे वाले एग्जांपल है कैसे क्या पूछ लेते थे। मीथेन में देखिए कार्बन केंद्र परमाणु है और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं आता, क्योंकि 6 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2 और फिर 4। तो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ है, जिसको हमने थोड़ा इधर बना दिया, पीछे की, तो मतलब ये कार्बन है इसके पीछे, ठीक है। तो बोर्ड पे बना नहीं सकते ना 3D स्ट्रक्चर इसलिए। अब देखिए इसको मिलाते हैं तो इनकी आकृति इस प्रकार से बनती है। तो आप देख सकते हैं चतुष्फलकीय 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और 4 फलक, चतुष्फलकीय समतलीय आकृति हो गई इसकी। आगे बात समझ रहे हैं? तो ये चतुष्फलकीय आकृति हो गई। इसमें जो बंध कोण होता है 109 डिग्री 0.5, ये जो बंध कोण है वो होता है 109.5 डिग्री का है बंध कोण चतुष्फलकीय समतल। नेक्स्ट है त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिड 4 नंबर।
त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति। तो देखिए इसमें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हम इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड त्रिकोणीय पिरामिड आकृति बनाता है। त्रिकोणीय का मतलब है त्रिभुजाकार पिरामिड होगा इसमें। क्या होगा? त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा इसमें। एक क्या बनेगा? त्रिभुजाकार पिरामिड। ठीक है, तो त्रिभुजाकार पिरामिड, और वो पिरामिड जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? डबल बनेंगे, दो पिरामिड बनेंगे, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि द्विपिरामिड, त्रिकोणीय दीर्घ पिरामिड। ये तो त्रिकोणीय दीर्घ पिरामिड देखिए कैसे, PCl5 है। तो ये हमने लिया फास्फोरस। फास्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। एलिगेंस पे 2 8 5। रेडिकोस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो 5 के 5 Cl जो है 5 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। Cl ये बन गया 2 3 4 और ये पीछे की तरफ 5। ये पीछे की तरफ, पीछे मतलब एपिक्यूलर। तो हम इसको जोड़ेंगे, एक पिरामिड नजर आ गया आपको? एक पिरामिड बन गया, त्रिकोणीय पिरामिड बन गया। पिरामिड ऐसे होता है विश्व के पिरामिड। और ये दूसरा पिरामिड बन गया नीचे की तरफ। एक पिरामिड ये नीचे की तरफ नजर आ गया आपको। तो डी पिरामिड हो गए। ये भी तो त्रिभुजी है, पिरामिड है। ये उल्टा करके देखो, इसको उल्टा पिरामिड है। तो हाईलाइट कर देता हूं, आपको दोनों पिरामिड समझ में आ जाएंगे, अलग अलग से दिख जाएंगे। थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। एक पिरामिड ये, दो पिरामिड हो गए, डी पिरामिड हो गए। ठीक है ना? एक सीधा रखा है तो एक उल्टा रखा है उसके नीचे, और बीच में ये सर्कल है। यहाँ पे ये सर्कल था जो हमने बनाया, ये सर्कल है बीच में पिरामिड होगा। आगे बात समझे तो त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड पर आकृति पाई जाती है PCl5 में। PH5 भी होता है इसका एग्जांपल। और इसमें जो बंद कोण है, इसमें जो बंद कोण होते हैं, जो ये बंद कोण होता है वो तो होता है 90 डिग्री का, और ये वाला जो कोण होता है इधर, ये होता है 120 डिग्री का। अर्थात दो कोण पाए जाते हैं इसमें, एक 90 डिग्री का होता है और एक 120 डिग्री का होता है। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं अगली आकृति 5 नंबर पे, अष्टफलकीय आकृति। अष्टफलकीय आकृति देखिए 5 नंबर पे, अष्टफलकीय आकृति। इसमें एग्जांपल आपका अष्टफलकीय है ना, तो अपन को अच्छे देने पड़ेंगे। SF6, ठीक है। सल्फर है जिसके 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। तो 2 8 6 बात ऑफ कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। 8 बात ये हमने सल्फर लिखा। इसके 6 फ्लोरीन अपन को ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इस प्रकार से इनमें प्रतिकर्षण होगी, इस पोजीशन में रुक जाते हैं। अब इनकी आकृति देखिए, अष्टफलकीय बनाते हैं अपन। ये बनेगी ऐसी अष्टफलकीय आकृति। ठीक है, कुछ ऐसी। हालांकि यहाँ सामने आपको जो है 6 फलक नजर आएंगे, क्योंकि कुछ फलक जो है पीछे की तरफ है, और इनको भी आप जोड़ोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये लीजिए, हो गया फलक नजर आ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार की आकृति बनती है अष्टफलकीय आकृति। क्लियर? इसमें आबंध कोण की अगर बात करें तो 90 डिग्री के आबंध कोण है। ठीक है, 90 डिग्री के आबंध कोण है। चेक करना है, 99 डिग्री के आबंध कोण होंगे।
ठीक है, तो ये थी आपकी बिना लोन पेयर वाले अणुओं की आकृतियां, यानी जिनमें लोन पेयर नहीं पाया जाता है उन अणुओं की आकृतियां हैं। आगे बात समझे। देखिए अब हम बात करेंगे जिन अणुओं के अंदर लोन पेयर उपस्थित होता है। अभी हमने बात की जिनके अंदर लोन पेयर नहीं होता, अब हम बात करेंगे जिनमें लोन पेयर होता है। हालांकि लोन पेयर को आकृति में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन प्रतिकर्षण करता है जिसके कारण से आकृति उसकी स्थायी होती है। तो सबसे पहला है मुड़ी हुई आकृति, जिसमें एग्जांपल SO3 SnCl2 है। तो देखिए S एक केंद्र परमाणु है और O2 इसके दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो हम केंद्र परमाणु को A से प्रदर्शित करेंगे और जुड़े हुए परमाणु को हम B से प्रदर्शित करेंगे। तो S के जो है S कितने नंबर पे आता है, इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। S के आउटरमोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं क्योंकि इसकी आकृति ये बनती है, देखिए डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 6 में से 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 4, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो वो एक लोन पेयर लेगा और बाकी जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ में। तो आकृति इसकी देखो ये बनेगी, लोन पेयर को आकृति में शामिल नहीं करेंगे तो आकृति इसकी ये बनेगी मुड़ी हुई, इसको मुड़ी हुई आकृति बोलेंगे। इसी प्रकार से त्रिकोण या पिरामिड, त्रिकोण और पिरामिड जैसा NH3 PH3 H3O PCl3 ये इसके एग्जांपल है। इसमें देखिए N के 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये नाइट्रोजन समझ लो और ये हाइड्रोजन समझ लीजिए। नाइट्रोजन के बाद हमको उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बंद बना दिया, कितने बचे 1, तो ये रहा लोन पेयर। अब आकृति में शामिल नहीं करेंगे तो केवल ये होगी आकृति, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुजाकार पिरामिड की तरह है, ये उठी हुई ऊपर से उठी हुई है और त्रिभुजाकार है यहाँ पे। आगे बात समझे। तो ऐसे तो ना कौन सा कोई कोन रखा हुआ हो तो वैसा है, ऊपर से ऐसे है। ये देखिए ये आपके 2 हिस्से नजर आ रहे हैं आपको, और सामने से पीछे की तरफ में 2 हिस्से, तो एक कोन बनता है, उस कोन की तरह है पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड। ये कोणीय आकृति जिसमें H2S और NH2, इसमें देखिए 2 लोन पेयर बच जाते हैं। आपको पता है H की आकृति आपने बनाई थी, ऑक्सीजन था, उसके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था दो स्ट्रक्चर में, और 2 लोन पेयर बच जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों लोन पेयर है, एक ये रहा और ये रहा H और ये रहा H मान लीजिए। तो इसकी आकृति ये बन गई कोण की तरह, एंगल होता है ना, एंगल को प्रदर्शित करता है, गणित करना पड़ लिखते हैं ABC, तो CB कोण ऐसे, तो ये एंगल बन गया है, कोणीय आकृति बोलते हैं इसको। चतुष्फलकीय डेकुली, चतुष्फलकीय डेकुली जैसा, डेकुली मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे पराठी टाइप में जो होते हैं गांव के अंदर पहले पुराने टाइम में कुएं में से पानी निकालते थे, वो डेकुली होती थी ना, कुछ वैसी। तो SF4 इसका एग्जांपल है, TeCl4 इसका एग्जांपल है। देखो ये इसकी आकृति है, इसमें एक लोन पेयर से इससे ज्यादा बॉन्ड बनाने के बाद में, तो अब इन बॉन्ड वाला को आप जो है मिलाओगे तो यूं बनेगा, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए आप एक डोली जैसी, ठीक है, आजकल ऐसी डोली यूज होती है, जैसे 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो वहां पे सीमेंट भर के ऊपर लेके जाते हैं क्रेन से, रस्सी से खींचते हैं, तो वो ऐसी डोली बांध देते हैं, ऐसी प्रकार से भर के ऊपर चली जाती है। तो ये चतुष्फलकीय डेकुली, चतुष्फलकीय 4 फलक है और डेकुली जैसी आकृति है, चतुष्फलकीय डेकुली। टी आकृति जिसमें ClF3IF3 एग्जांपल्स है। इसमें देखिए 2 लोन पेयर बच जाते हैं। क्लोरीन के पास आपको पता है बात में, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसकी आकृति देखिए, ये बॉन्ड लोन पेयर को शामिल नहीं करते, तो ये आकृति बनेगी, कितनी बनेगी, टी के समान, टाइगर वाला टी अंग्रेजी का, तो टी आकृति होगी। रेखीय आकृति XeF2, ज़ीनोन है Xe, नोबल गैस, तो इसमें 3 लोन पेयर बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 72 को उसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अष्टक पूर्ण होता है नोबल गैस का, 18 वर्ग में आते हैं, अष्टक पूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 में से देखिए 2 बॉन्ड बनाने में काम आ गए, यहाँ पे 6 बच गए, तो 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो ये आ गया आपका बॉन्ड पेयर। तो इसकी देखिए ये रेखीय आकृति हो गई,
ठीक है। वर्ग पिरामिडी BrF5 IF5, तो इसमें एक लोन पेयर बच जाता है, एक लोन पेयर बच जाता है। 5 लगे हुए, ब्रोमीन है ये आयोडीन है, हैलोजन है, और हैलोजन्स जो होते हैं उनके महत्तम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। महत्तम कोष में यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। जैसे क्लोरीन में भी तो 7 होते हैं, तो ये क्लोरीन भी तो सदस्य, क्लोरीन वाले वर्ग के सदस्य तो है ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजन ही तो है, तो इनके भी महत्तम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 में से इन्होंने 5 तो बॉन्ड बना लिए ऐड के साथ, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो ये लोन पेयर बच गया। तो अब देखिए इसकी आकृति वर्ग पिरामिड, ये तो बन गया वर्ग और ये बन गया पिरामिड, तो वर्ग पिरामिड आकृति हो गई इसकी। क्लियर? आगे देखिए लास्ट, वर्ग समतलीय है यानी समतल वर्ग बनेगा। इसमें एग्जांपल है HCF2, Hc के पास वही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने नोबेल गैस 8 इलेक्ट्रॉन से रुचि कोष के 8 में से 4 इसने बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। लोन पेयर को शामिल नहीं करेंगे, केवल बॉन्ड पेयर से आकृति बना हुआ, तो देखिए वर्ग बन गया। ये वर्ग समतलीय होता है, इसलिए इसको आकृति को बोलते हैं वर्ग समतलीय। तो ये थी आपकी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये अणु जो है, ये सिद्धांत जो है समझा नहीं पाता है कि किस प्रकार से आणविक कक्षक बनते हैं, किस प्रकार से उनमें अतिव्यापन होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो ये सब चीजें जो हम आगे आने वाली जो सिद्धांत आगे आने वाले और सिद्धांतों की बात करेंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। ये इसकी कुछ कमियां हैं